सो गाइस आज की वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसकी जो अगली वीडियो आएगी वो लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप्स के बारे में आएगी, यानी कितने टाइप्स के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। सो गाइस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने उस लेटर ऑफ क्रेडिट के वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उस वीडियो को आप देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को आके देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ आए। अब जिन्हें पता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और उन्हें टाइप्स के बारे में जाने कि कितने टाइप्स के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, तो वो ये वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल वे में समझाया है मैंने इस वीडियो में। सो स्टार्ट करता हूँ वीडियो गाइस। और सबसे पहले जो सिंपल मतलब ईजी जो टाइप्स होते हैं, मतलब ईजी टाइप्स में जिसे ज़्यादा समझने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होंगी, तो उस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है उसे मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका फोकस जो है उस पर बना रहे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ईजी से। तो पहला जो टाइप है वो है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है बैंक की तरफ से, उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं या उसे कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं बिना सेलर को इन्फॉर्म किए या बिना बेनिफिशियरी को इन्फॉर्म किए। अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता नहीं है जनरली। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सेलर का नुकसान होता है, क्योंकि सेलर को बिना बताए अगर वहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी कंडीशन है उसे चेंज कर दी जाए तो इसमें सेलर का नुकसान हो सकता है। अब दूसरा जो टाइप है वो है इर्रेवोकेबल एलसी। इर्रेवोकेबल एलसी में गाइस हम बिना बताए किसी कोई भी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। इसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें सबका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी इसमें सबका एग्री होना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो ओपनिंग बैंक हो, चाहे वो एडवाइजिंग बैंक हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो बायर हो, इसमें सबका जो एग्री होना जरूरी होता है। इसके बिना इसमें रूल्स वगैरह कंडीशन वगैरह चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की एलसी की, जो कि अनकन्फर्म्ड एलसी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ओपनिंग बैंक होता है वो अपने रिस्क पर सारी जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इशू करता है। यानी अगर बायर जो है पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, यानी पेमेंट में कोई इशू करता है कि बाद में दे दूंगा या अभी पैसे नहीं है, जो भी चीज़ें, तो ओपनिंग बैंक ये अपने रिस्क पर बोलता है कि जो भी पेमेंट है वो मैं दूंगा अगर बायर डिफॉल्ट कर देता है। तो इसे हम बोलते हैं अनकन्फर्म्ड एलसी। यानी सेलर ने अगर गुड्स सप्लाई कर दिए और उसके बाद बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो ओपनिंग बैंक जो है उसके बदले में पेमेंट करेगा, क्योंकि उसने वो रिस्क लिया है। अब बात करते हैं अपने चौथे टाइप की एलसी की, जो कि है कंफर्म्ड एलसी। अब कंफर्म्ड एलसी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग बैंक जो वो इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो वो एलसी सेलर के पास जाता है, लेकिन सेलर चेक करता है कि जिस बैंक से ये इशू किया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत कम है, ये कम है। तो सेलर को ट्रस्ट नहीं होता बैंक में कि अगर पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो मेरी पेमेंट आएगी। तो सेलर डिमांड करता है कि आप मुझे एक ऐसे बैंक की गारंटी दो जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। यानी अगर आप भी पेमेंट नहीं करते हो, बैंक भी पेमेंट नहीं कर पाता है या बायर की तरफ से कोई डिफॉल्ट होता है, दोनों में से कोई भी पेमेंट नहीं कर पाते, तो मुझे एक ऐसे बैंक से गारंटी दिलवाओ कि अगर आप दोनों पेमेंट नहीं करते तो वो बैंक मेरी पेमेंट कर दे। तो इसमें ओपनिंग बैंक के साथ साथ एक और जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो वो बैंक ऐड होता है। यानी वो बैंक गारंटी देता है सेलर को कि अगर बायर डिफॉल्ट करता है या ओपनिंग बैंक डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो मैं आपकी पेमेंट करूँगा। तो वो होता है हमारा कन्फर्म्ड एलसी। अब इसके बाद जो एलसी है गाइस वो है हमारा साइट एलसी, यानी साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या होता है, ये किस टाइप की एलसी होती है गाइस? इसमें क्या होता है कि जब भी जो सेलर है वो माल जब एक्सपोर्ट कर देता है, शिप कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो फिर बैंक के पास सबमिट करता है और बोलता है कि मुझे इमीडिएट पेमेंट चाहिए। तो बैंक के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो वो बैंक वेरीफाई करता है कि डॉक्यूमेंट सही है, मतलब सारी चीज़ डॉक्यूमेंट में सही होती है, तो बैंक उसे विदिन 7 डेज उसे पेमेंट कर देता है सेलर को। इसे हम बोलते हैं साइट लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी इसमें इमीडिएट पेमेंट होती है। इसके बाद जो लेटर ऑफ क्रेडिट है गाइस वो है डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है कि इसमें एक पार्टिकुलर डेट डिसाइड होती है, यानी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के बाद एक डेट दी जाती है कि आज अगर कोई गुड्स सप्लाई हो रहा है तो आज के 15 दिन बाद आपको, यानी इस डेट से 15 दिन बाद आपको पेमेंट की जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसके बाद जो लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स में आपको बताऊंगा उसे थोड़ा फोकस करके सुनना गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर ना समझ आए तो बार बार रिपीट करके देखना। तो इसके बाद जो हमारा एलसी है वो है बैक टू बैक एलसी। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना गाइस। जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि बायर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं ओपनिंग बैंक से, फिर वो ओपनिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को भेजता है, एडवाइजिंग बैंक फिर उसे सेलर को भेजता है। तो इसमें ये 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अब बैक टू बैक एलसी में क्या होता है, एक और पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है जो कि थर्ड पार्टी होती है और उसका एक बैंक होता है। अब इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। मान लेते हैं कि जो सेलर है जहाँ से आप माल अपना एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, जिसके थ्रू भी, वो हो सकता है मैन्युफैक्चरर ना हो। यानी अगर मान लेते हैं कि आप कोई कपड़ा वगैरह का जो माल है, यानी आपका क्लोथ का बिजनेस है, तो आप बाहर से एक्सपोर्ट कराते हैं जितने भी क्लोथ्स हैं। मान लेते हैं कि जो भी सेलर है उसका अपना क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है,
यानी वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो किसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मंगवाता है माल और फिर वो आपको सप्लाई करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो सेलर है वो 5 लाख का जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे बायर के लिए। तो अब सेलर के पास जो है अभी मान लेते हैं कि पैसे नहीं है, यानी गुड्स के लिए पैसे नहीं है, तो वो बैंक से बोलता है कि आप जो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, उसे आप एज अ कोलेटरल रखकर आप एक एलसी इशू करो जिसमें 4 लाख का आप अमाउंट मेंशन करो और वो एलसी आप सेंड कर दो जो मैन्युफैक्चरर का बैंक है उसे। अब यहाँ पे मैंने 4 लाख इसलिए बोला है कि सपोज एन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि सेलर जो बायर को कह रहा है कि मैं 5 लाख में आपको इतना माल सप्लाई करूंगा, ठीक है, और वही माल मैन्युफैक्चर कंपनी से उसे 4 लाख में मिल जाए, तो इसलिए वहाँ पे मेंशन करवाया कि 4 लाख रुपए का आप यहाँ से एक एलसी बना दो और मैन्युफैक्चरर का जो बैंक है उसे सेंड कर दो। यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चर कंपनी उसने माल लिया 4 लाख में, उसे एक्सपोर्ट किया 5 लाख में, यानी 1 लाख रुपए का उसे फायदा हो रहा है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, यानी सेलर के बाद अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, जो अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट होता है 5 लाख का, जैसे कि मैंने बताया कि 5 लाख का अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट है, उससे कम ही अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है थर्ड पार्टी के लिए, ताकि अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट हो तो ओरिजिनल एलसी जो है उससे जो है बैंक अपना जो पेमेंट है उसे रिकवरी कर सके। इस चीज़ को हम बोलते हैं गाइस बैक टू बैक एलसी। मुझे पता है कि थोड़ी चिरकी हुई होगी, थोड़ी समझ नहीं आई होगी, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा आप इस बैक टू बैक एलसी को रिपीट करके देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ आए, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया इसे। अब इसके बाद जो एलसी आता है वो है हमारा रेड क्लॉज एलसी। अब इसका नाम रेड क्लॉज इसलिए है क्योंकि इस जो एलसी है इसमें रेड इंक से लिखा जाता है। रेड क्लॉज एलसी क्या होता है? इसमें एक एडवांस पेमेंट की डिमांड होती है सेलर की तरफ से कि सेलर को माल एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, जैसे कि पैकेजिंग के पैसे नहीं है या फिर माल डिस्पैच करने के पैसे नहीं है अभी, उसके पास गुड्स के पैसे नहीं है उतने, तो वो क्या करता है, सेलर डिमांड करता है कि भाई कुछ एडवांस पेमेंट कर दो ताकि मैं यहाँ से जो माल को है एक्सपोर्ट कर सकूँ या डिस्पैच कर सकूँ। तो ओपनिंग बैंक जो है यहाँ से अपने रिस्क पर नॉमिनेटेड बैंक जो होता है या कह सकते हैं नेगोशिएटिंग बैंक, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं सेलर को माल शिप करने के बाद, तो ओपनिंग बैंक जो है उस बैंक को बोलता है कि आप इसे पेमेंट कर दो, मैं अपने रिस्क पर आपसे पेमेंट करवा रहा हूँ, यानी अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो मैं आपको पेमेंट करूँगा। ये होता है गाइस रेड क्लॉज एलसी, यानी रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है कि जब फाइनल एलसी ओपन होती है, यानी जब गुड्स जो है जब एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है बैंक के पास जो सेलर है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके जब पेमेंट लास्ट होती है और उसमें जो एडवांस पेमेंट दिया होता है बैंक ने, तो उसमें वो एडजस्ट कर लेता है सेलर के अमाउंट में से। इस तरीके से जो है रेड क्लॉज एलसी काम करती है। अब इसमें जो लास्ट एलसी है वो है रिवॉल्विंग एलसी। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक ही टाइप के एलसी को रिवॉल्व कर रहे हो, यानी कि जैसे कि होता है ना कि आपने 1 महीने के लिए माल मंगवाया किसी से, मान लेते 5 लाख का आपने माल एक्सपोर्ट करवाया कहीं से, तो उसमें क्या हुआ, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ कि हाँ 5 लाख का माल इसने एक्सपोर्ट करवाया। जब माल एक्सपोर्ट हो गया तो उसने डॉक्यूमेंट दिखाया, बैंक ने उसे पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए तक की। तो ये जनरली हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट से पेमेंट होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि रिवॉल्विंग का मतलब क्या है। रिवॉल्विंग का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 5 लाख का जो माल है, 5 लाख के जो गुड्स हैं, उसे हर महीने एक्सपोर्ट करवाना है, यानी साल में उसे 8 महीने तक ये चीज़ एक्सपोर्ट करवानी है, हर महीने उसे 5 लाख का माल एक्सपोर्ट करवाना है सेलर के थ्रू। तो इसमें एक ही एलसी बनेगी गाइस, ये 8 महीने तक वैलिड होगा, यानी इसमें ऐसा नहीं कि हर महीने एक अलग अलग एलसी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही एलसी में ये सारे कंडीशन जो है वो मेंशन आएंगे, तो इसे हम बोलते हैं गाइस रिवॉल्विंग एलसी। सो ये कुछ मेन टाइप्स थे गाइस लेटर ऑफ क्रेडिट के जो मैंने एक्सप्लेन किए। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई हो, बट मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।